नेक्स्ट इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट, है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल सार्वभौमिक फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार, है ना, एंड राइट टू कॉन्टेस्ट, चुनाव लड़ने का अधिकार. So apart from laying down a method of elections, the constitution answers to basic question about elections: who are the voters and who can contest the election. तो चुनाव प्रणाली के साथ साथ संविधान में दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुनाव से जुड़े हुए जो दो सबसे मूलभूत क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है कि हु आर द वोटर्स, वोट कौन करेगा, एंड हु कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, है ना, मतदाता कौन है और चुनाव लड़ कौन सकता है. सो इन बोथ दिस रिस्पेक्ट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रोसीजर. सो इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान जो है वो क्या करता है, वो पूर्ण रूप से स्थापित वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक, है ना, जो पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है. You already know that democratic elections require that all adult citizens of the country must be eligible to vote in the election. This is known as universal adult franchise. So जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसका मतलब यही होता है कि that all adult citizen, जो भी व्यक्ति, जो भी नागरिक एडल्ट है ऑफ द कंट्री मस्ट बी एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शंस. दिस इज ओनली नोन एज universal adult franchise. So in many countries, citizens had to fight long battles with the rulers to get this right. In many countries, women could get this right very late and only after struggle. One of the important decisions of the framers of the Indian Constitution was to guarantee every adult citizen in India the right to vote. सो बहुत सारे देशों में ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एज के बाद जब एडल्ट घोषित कर दिया जाता है उस देश में, तो जब एडल्ट घोषित हो जाने के बाद हर एक एडल्ट सिटीजन जो भारत के नागरिक है, जो एडल्ट है और भारत के नागरिक हैं, उनको वोट करने का अधिकार है. तो बहुत सारे देशों में जब ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिली, उनको जनता को बहुत बैटल लड़ना पड़ा उनके रूलर्स के अगेंस्ट में, है ना, और बहुत सारे कंट्री में महिलाओं को बहुत दिनों तक स्ट्रगल करना पड़ा, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था. बट गुड पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज दैट कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, है ना, उनको ये इसका इम्पोर्टेंस पता था और इसलिए उन्होंने संविधान में ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ही हर एक एडल्ट को वोटिंग का अधिकार की गारंटी प्रोवाइड कर दिया है. Till 1989, adult meant an Indian citizen of 20 age or above the age of 21. So 1989 के पहले जो 21 साल से ऊपर के एज वाले होते थे उनको एडल्ट माना जाता था. बाद में इसको अमेंडमेंट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड अब 18 साल से ऊपर जो होते हैं, 1989 में एक अमेंडमेंट आया और अब 18 साल से जो ऊपर है उसको एडल्ट माना जाता है. सो इंडिया में हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो चुनाव में वोट कर सकता है, हर एक नागरिक. एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर्स दैट ऑल सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. दिस इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. तो ये जो समता का अधिकार है ना, और बेसिकली नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव, गैर भेदभाव का अधिकार है, इन दोनों के लाइन में है, इन दोनों के साथ कंसिस्टेंट है कि ये तभी होगा जब आप ये समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है ना, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करेंगे, तभी कोई भी जाति धर्म कहीं भी इसमें विषमता नहीं, हर एक व्यक्ति को एक वोट है ना. और many people thought and many think so today that giving the right to vote to everyone irrespective of educational qualification was not right. बहुत लोग पहले भी सोचे और आज भी सोच रहे हैं कि जो अगर हर एक व्यक्ति को हम बिना उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक किए अगर हम राइट टू वोट देते हैं तो वो गलत है. जैसे लोगों के, बहुत सारे लोगों को ये अवधारणा, ये उनका मानना है कि जैसे अगर हम कम पढ़े लिखे लोगों को वोट करने का अधिकार देते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, उनको पता नहीं होता है और वो किसी को वोट देते हैं, इस तरीके से वो गलत लोगों को वोट देते हैं या वो वोट बर्बाद कर देते हैं या वो गलत नेता को चुन लेते हैं. अगर सब लोग पढ़े लिखे होंगे तो सही नेता चुनेंगे, ऐसा उनकी मानना है. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड ए फर्म बिलीव. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, निर्माताओं को फर्म बिलीव था, एक काफ़ी फर्म विश्वास था इन द एबिलिटी एंड वर्थ ऑफ ऑल एडल्ट सिटीजन्स एज इक्वल्स, है ना, इन द मैटर ऑफ डिसाइडिंग what is good, in the matter of deciding what is good for the society, the country and for their own constituencies. So क्या करा कि हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता
और महत्व, है ना, एबिलिटी एंड वर्थ, योग्यता और महत्व में समान रूप से विश्वास था, है ना, बिलीफ इन एज इक्वल, समान रूप से विश्वास था कि वह समाज, सोसाइटी, देश, कंट्री और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। तो ये उनका विश्वास था। एंड व्हाट इज ट्रू ऑफ द राइट टू वोट इज ऑल्सो ट्रू ऑफ द राइट टू कॉन्टेस्ट। तो जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सो हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो चुनाव में लड़ सकता है, खड़ा हो सकता है और वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, जनता का प्रतिनिधि बन सकता है। However, there are certain other criteria, like there are different minimum age requirement for contesting election. Like for example, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या असेंबली की चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 25 साल से ऊपर होना चाहिए। देर आर अदर सम अदर रेस्ट्रिक्शन, कुछ अन्य रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देर इज ए लीगल प्रोविजन, एक कानूनी प्रावधान है, दैट ए पर्सन हु हैज़ अंडरगोन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर, कोई व्यक्ति अगर 2 या उससे ज़्यादा साल के लिए इम्प्रिजनड होता है, कारावास जाता है ना, फॉर सम ऑफेंस, किसी क्राइम के लिए, किसी ऑफेंस के लिए, है ना, तो वैसे उस समय में कि अगर उसने अपराध किया है तो इस डिसक्वालीफाइड, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से डिसक्वालीफाई कर दिया गया। तो ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है क्योंकि इसने एक ऐसा अपराध किया जिसकी सज़ा 2 या 2 साल से ज़्यादा है और उसको वो सज़ा दी गई है। बट देर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इनकम, है ना, आय, एजुकेशन, शिक्षा और वर्ग या जेंडर, ऐसे चीज़ों पे देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। इन ग्राउंड्स पे देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू कॉन्टेस्ट। इन ग्राउंड के आधार पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कॉन्टेस्ट करने के लिए, हर एक व्यक्ति लड़ सकता है, उसकी इनकम कुछ भी हो, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो और वो किसी भी वर्ग से आता हो या कोई भी जेंडर का हो, वो चुनाव लड़ सकता है। इन दिस सेंस, इस सेंस में अगर देखा जाए तो आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज़ ओपन टू ऑल सिटीजन। तो हमारा जो चुनाव लड़ने का व्यवस्था है वो सभी नागरिकों के लिए खुला हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सो इसका क्या मतलब हुआ, स्वतंत्र चुनाव आयोग। सो सेवरल एफर्ट्स हैव बीन मेड इन इंडिया टू इंश्योर दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम एंड प्रोसेस। तो बहुत सारे एफर्ट डाले गए हैं भारत में कि चुनाव जो हो वो फ्री और फेयर तरीके से हो सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग दिस इज द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट इलेक्शंस। तो चुनाव को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम हमारे देश में उठाया गया वो है कि चुनाव का संचालन, सुपरविज़न और देखरेख, संचालन, कंडक्ट और देखरेख, सुपरविज़न के लिए जो चुनाव आयोग बनाया गया है वो इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग बनाया गया। एंड डू यू नो कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, चुनाव कराने वाले जो मैकेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। Article 324(1), the superintendent's direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of all elections to parliament and to the legislature of every state and of elections to the offices of president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission referred to in this constitution as election commission। मैं क्या कहना चाह रहा, मैं थोड़ा डिटेल में इसमें समझाता हूँ। सो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जो आर्टिकल 324 है हमारे देश का संविधान का, देश के संविधान का, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान करता है ना, फॉर द सुपरिटेंडेंस, देख रेख, निर्देशन, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस इन इंडिया। सो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, सुपरविजन, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। दीज वर्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे संविधान में। फॉर दे गिव द इलेक्शन कमीशन ए डिसिसिव रोल, है ना, इन वर्चुअली एवरीथिंग टू डू विथ इलेक्शन। तो चुनाव के जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, लगभग इन सारी चीज़ों में चुनाव आयोग को अंतिम निर्णय लेने का पावर देता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अग्रीड विद दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इवन जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी संविधान की इस व्याख्या के साथ सहमत है। क्या सहमत है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका डिसिसिव रोल है चुनाव से जुड़े हुए ऑलमोस्ट एवरीथिंग में, फाइनल है ना, फाइनल कॉल। तो टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देयर इज ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन द स्टेट। सो इलेक्शन कमीशन को मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए भारत में हर एक स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, मुख्य
न्याय अधिकारी होता है, निर्वाचन अधिकारी। द इलेक्शन कमीशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शंस। ये याद रखिएगा कि जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है वो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जिम्मेदार नहीं होता है। सो हम ये लोकल गवर्नमेंट जब पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि जो हर एक राज्य का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो राज्य के निर्वाचन आयोग होते हैं वो दैट इज़ नॉट इन द हायरार्की। वो केंद्र के जो निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके कंट्रोल में या उसके सिस्टम में, हायरार्की में नहीं आता है राज्य इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट का जो निर्वाचन आयोग वो इंडिपेंडेंट है, वो डिफरेंट बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो है इसके अपने स्फीयर ऑफ ऑपरेशन है। और ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये लोकल गवर्नमेंट ये चुनाव करवाता है लोकल बॉडीज़ का, बट दिस इज इंडिपेंडेंटली ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दीज आर इंडिपेंडेंट बॉडीज, टू डिस्टिंक्ट बॉडीज। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन आइदर बी ए सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर बॉडी। तो ये सिंगल मेंबर भी हो सकता है, मल्टी मेंबर भी हो सकता है। ये हुआ है ऐसे पहले भी 1999 में, पहले वो सिंगल बॉडी था, फिर चुनाव के बाद वो मल्टी बॉडी हुआ, फिर वो सिंगल बॉडी हो गया। 1993 में अगेन इसको दो इलेक्शन कमीशनर वेयर वंस अगेन अपॉइंटेड एंड द कमीशन बिकम मल्टी मेंबर। तो 1993 में कमीशन फिर से मल्टी मेंबर बन गया, टू इलेक्शन कमीशन, एंड हैज़ रिमेंड मल्टी मेंबर सिंस देन। और उसके बाद से ये मल्टी मेंबर है। इनिशियली देयर वेर एप्रीहेंशन अबाउट ए मल्टी मेंबर कमीशन। पहले इसके बारे में थोड़ा सा ये था, एक एप्रीहेंशन था, एक थोड़ा सा भय था कि मल्टी मेंबर सही होगा नहीं होगा, है ना। देयर वॉज ए शार्प डिफरेंस इन ओपिनियन बिटवीन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर कमिश्नर अबाउट हु हैड हाउ मच पावर। तो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो अन्य कमिश्नर है निर्वाचन आयोग है ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अन्य आयुक्तों के बीच में इस बात पर घोर मतभेद था। ठीक है, एक मतभेद था कि किसको कितनी पावर है, किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। तो इसका समाधान द मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल कर दिया कि, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सेटल कर दिया उससे अब बेसिकली सबको लगभग सहमति है कि, है ना, कि नाउ देयर इज जनरल कंसेंट दैट मल्टी मेंबर इलेक्शन इज मोर अप्रोप्रिएट एज पावर इज शेयर्ड एंड देयर इज ए ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। सो इस कि बहुसदस्य निर्वाचन आयोग जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें आयोग की शक्तियों की साझेदारी हो गई, शेयरिंग हो गई है, पावर की शेयरिंग हो गई है, एंड इसमें कहीं ज़्यादा जवाबदेही है, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है इस सिस्टम में, जहाँ पे मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन है। एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रिसाइड ओवर द इलेक्शन कमीशन। वो इलेक्शन कमीशन के जो भी मीटिंग है उसमें वो प्रिसाइड करेगा, वो हेड का काम करेगा, बट डज नॉट हैव, इंपॉर्टेंट थिंग कि वो प्रिसाइड तो करेगा बट डज नॉट हैव मोर पावर देन अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर है उससे उसको ज़्यादा पावर नहीं है, पावर सब बराबर है, बस वो चूँकि एक बॉडी है तो उसका कोई ना कोई एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, तो ही विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। द CEC एंड द टू इलेक्शन कमिश्नर, ये इंपॉर्टेंट थिंग, द CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के जो निर्वाचन आयुक्त हैं हैव इक्वल पावर्स टू टेक ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू इलेक्शन एज ए कलेक्टिव बॉडी, है ना। तो इसको बराबर की शक्तियाँ प्राप्त है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो जो काउंसिल और मंत्री परिषद के परामर्श पर इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इलेक्टेड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। इट इज़ देयरफॉर पॉसिबल फॉर ए रूलिंग पार्टी टू अपॉइंट ए पार्टीशन पर्सन टू द कमीशन हु माइट फेवर देम इन द इलेक्शन। तो ऐसा चांस है, चूंकि मंत्री परिषद ही उसको परामर्श दे रहा है राष्ट्रपति को, और मंत्री परिषद जब इलेक्शन हो रहा तो मंत्री परिषद जो है वो किसी एक पार्टिकुलर या पार्टी या किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो चाहेंगे, उनका भी टेस्ट हो रहा है क्योंकि उन चुनाव में उनकी पार्टी भी चुनाव में खड़ा है, तो उनको चाहेंगे कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को ऐसे व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर बनाए जो उनको फेवर कर सके, है ना। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे चांस बनता है। सो दिस फियर हैज़ लेड मेनी टू सजेस्ट दैट दिस प्रोसीजर शुड बी चेंज। तो ऐसा हुआ कि बहुत लोगों ने बोला कि ऐसा प्रोसीजर चेंज होना चाहिए, एंड मेनी पर्सन्स हैव सजेस्टेड दैट अ डिफरेंट मेथड शुड बी फॉलोड दैट मेक्स कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेसेसरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो बहुतों का ये राय रहा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सो इनका भी इन्वॉल्वमेंट करवाया जाए, इनसे भी परामर्श लिया जाए, चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य
चुनाव आयुक्तों के अपॉइंटमेंट में। सो द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है इनको टेन्योर की सिक्योरिटी इंश्योर करती है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे आर अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर। ये 6 ईयर्स के लिए चुनाव जाते हैं या फिर टिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 साल या उम्र के 65 साल तक जो भी पहले पूरा हो जाएगा उनकी टेन्योर तब तक के लिए होती है। द सीईसी कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द प्रेसिडेंट। सो अगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको इट कैन बी रिमूव्ड बाय हुम बाय द प्रेसिडेंट, कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी। इसके समय से पहले 65 साल होने से पहले या 6 साल पूरा होने से पहले, ये दोनों में से जो कम है उससे पहले इसको तभी हटाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। एंड इस किस कंडीशन में? सिर्फ ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट चाहे हटा ले, ओनली इफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मेक सच ए रिकमेंडेशन विथ ए स्पेशल मेजोरिटी। तो अगर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ, है ना, स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर इसको पारित कर देता है कि इसको हटाया जाए और राष्ट्रपति को उसके बाद ऐसा सलाह देता है, तभी हटाया जाता है। तो विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी है। स्पेशल मेजोरिटी आप लोगों को, बहुत लोगों को मालूम होगा कि ये जनरल मेजोरिटी से डिफरेंट होता है। एंड अगर नहीं है मालूम तो आगे जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो मैं आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल। इट इज़ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, है ना। So this is done to ensure that a ruling party cannot remove a CEC who refuses to favor it in elections। तो होता क्या है कि जनरली पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसका तो 50% से ज़्यादा होता है, तो नॉर्मल मेजोरिटी तो उसको एनीवे होती है। और अगर राज्यसभा में भी थोड़े लंबे समय तक हो जाती है और अलग अलग कुछ राज्यों में उसकी सरकार बन जाती है, तो वहाँ भी ऑलमोस्ट उनको एक नॉर्मल मेजोरिटी आ जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। सो अगर इसको सिर्फ नॉर्मल मेजोरिटी रखा जाएगा तो जो पार्टी पावर में है उसको आराम से कहेगी कि नहीं यार, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटवा दो, ये हमारे साथ नहीं दे रहा, ये हमारा फेवर नहीं कर रहा, ये हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं, इसको हटवा दो, ऐसा कर सकता है। बट जब स्पेशल मेजोरिटी कर देते हैं तो लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी और राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी, सेम पार्टी ये फिलॉसफी के लोगों को ये लाना डिफिकल्ट है। आ सकता है, नो डाउट, बट ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। और इसलिए ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आसानी से हटाया नहीं जा सके, ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो, हटाने का जो प्रोसेस हो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, थोड़ा सा, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट पार्टी चाहिए और हटा दी। तो इसलिए ऐसा रखा गया कि स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए, दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, और देन उसको प्रेसिडेंट हटा सकता है। बट द इलेक्शन कमिश्नर, जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर है, जो चुनाव आयुक्त है, दैट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। नाउ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन के क्या क्या फंक्शन है, काफ़ी व्यापक रूप से इनके काफ़ी रेंज ऑफ फंक्शन है। तो विल गो थ्रू दैट कि इलेक्शन कमीशन के क्या क्या फंक्शन है। सो इट सुपरवाइजेज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट्स। तो जो अप टू डेट वोटर लिस्ट है, मतदान सूची जो है उसके जो अपडेशन है, नया करने, उसका देखभाल करता है। It makes every effort to ensure that voter list is free from errors like non-existence of names of names of registered voters, है ना। जो व्यक्ति जो रजिस्टर्ड वोटर है उनका नाम कहीं हट ना जाए, या एग्जिस्टेंस ऑफ नेम्स ऑफ नॉन एलिजिबल और नॉन एग्जिस्टेंट, या जो व्यक्ति है ही नहीं या जो व्यक्ति वोट करने का एलिजिबल ही नहीं है उसका नाम आ जाए। ऐसी चीज़ों से, ये सब जो एरर है, इनसे लिस्ट को फ्री रखने की कोशिश करता है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर्स द इलेक्शन शेड्यूल। तो चुनाव का टाइमिंग भी ये डिसाइड करता है, एंड प्रिपेयर्स द इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल बनाता है ना। सो पूरा चुनाव का कार्यक्रम ये तय करता है। और इस कार्यक्रम में जो शेड्यूल में होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होता है, नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन, है ना। चुनाव का जो नोटिफिकेशन है, चुनाव की अधिघोषणा हम इसको बोलते हैं, वो करता है। डेट फ्रॉम विच द नॉमिनेशन कैन बी फाइल्ड, जो कैंडिडेट है वो किस तारीख से अपनी नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। एंड द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द नॉमिनेशन, जो नामांकन की प्रक्रिया उसका अंतिम तिथि क्या होता है, लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी। और जितने लोगों ने अपना, कैंडिडेट्स ने अपने आप को नॉमिनेशन फाइल किया, तो उसके बेसिकली जो स्क्रूटनी है उसका भी कि ये सारे सही तरीके से भरा गया है, नहीं भरा गया है, ये सब जो स्क्रूटनी का डेट, लास्ट डेट है, वो भी डिसाइड करता है। देन लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, और उसके बाद अगर कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो स्क्रूटनी पास कर गया कि नहीं हाँ ये तो वैध है, इसको ये चुनाव लड़ सकता है, बट उसके बाद कोई व्यक्ति अपना विड्रॉ करना चाहता है कि नहीं फाइनल डेट में कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल भी वो डिसाइड करता है।
डेट ऑफ पोलिंग किस दिन चुनाव होगा, डेट ऑफ काउंटिंग किस दिन चुनाव की गिनती होगी, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और चुनाव का घोषणा कब की होगी, परिणाम की घोषणा कब होती है। ये सारा कार्यक्रम जो है, पूरा शेड्यूल जो है, पूरा कार्यक्रम यही तय करता है इलेक्शन कमीशन। ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस, इस पूरे प्रक्रिया में द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन टू इंश्योर ए फ्री एंड फेयर पोल। तो इलेक्शन कमीशन के पास शक्तियाँ होती है कि वो ऐसे फैसले ले सके ताकि सुनिश्चित करा सके कि एक फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। इट कैन पोस्टपोन, ये किस पोस्टपोन कर सकता और कैंसल द इलेक्शन। इट कैन पोस्टपोन एंड कैंसल द इलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इलेक्शन को पोस्टपोन भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। इन द इंटायर कंट्री, पूरे भारतवर्ष में, और ए स्पेसिफिक स्टेट या किसी राज्य में, और कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी निर्वाचन क्षेत्र में, ऑन द ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स में, दैट एटमोसफेयर इज विसिएटेड, कि वहाँ का जो माहौल है वो माकूल है ना, द एटमोसफेयर इज विसिएटेड एंड देयरफॉर, ऐसा माकूल माहौल है कि वहाँ पे एक स्वच्छ फ्री, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है। अगर उसको लगता है कि एटमॉस्फेयर ऐसा माकूल है कि वहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना पॉसिबल नहीं है, तो इस ग्राउंड पे वो पूरे भारतवर्ष का, किसी राज्य का या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उस चुनाव को पोस्टपोन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। द कमीशन ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स ए मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पार्टीज। तो वो राजनीतिक दल, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, जो पार्टीज़ हैं और राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है। इट कैन ऑर्डर ए रीपॉल इन ए स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर उसको ज़रूरत पड़े किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको ऐसा डाउट होता है तो वो फिर से चुनाव करवा सकता है। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर ए रीकाउंट ऑफ वोट्स, वो वोट्स की, मतों की फिर से गणना करवा सकता है। व्हेन इट फील्स दैट, जब उसको लगता है कि अगर काउंटिंग प्रोसेस सही तरीके से नहीं हुआ है तो उसके फिर से गणना करवा सकता है। सो द इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल टू ईच ऑफ देम। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको बेसिकली मान्यता देता है और उनको सिंबल आवंटन करता है, उसको चुनाव चिन्ह आवंटन करता है। सो मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटन करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। सो देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का, जैसे कि हमने देखा कि बहुत ही व्यापक रोल है इसका, बहुत डिटेल में रोल है, पूरा इलेक्शन करवाने का होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी विद पावर्स इज विद इलेक्शन कमीशन। नो द इलेक्शन कमीशन हैज़ ए वेरी, बट ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का अपना बहुत लिमिटेड स्टाफ है, इनके पास ज़्यादा कर्मचारी होते नहीं है, बहुत सीमित कर्मचारी होते हैं। इट कंडक्ट्स द इलेक्शन विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ठीक है, जो प्रशासनिक मशीनरी है उसकी मदद से चुनाव करवाता है। लेकिन वंस द इलेक्शन प्रोसेस हैज़ बिगन, द कमीशन हैज़ द कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज इलेक्शन रिलेटेड वर्क इज कंसर्न। तो एक बार जब चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाती है तो जो कमीशन है उसका प्रशासन के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है जहाँ तक कि चुनाव की बात हो। एज फार एज इलेक्शन रिलेटेड वर्क, इलेक्शन रिलेटेड वर्क के लिए, चुनाव रिलेटेड कार्य के लिए इसका पूरा कंट्रोल होता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर असाइंड इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी एंड इन दिस रिस्पेक्ट। तो आपके घर में, आस पड़ोस में, आपके परिवार में अगर देखे होंगे कि जो सरकारी अधिकारी है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनको इलेक्शन ड्यूटी लगाया जाता है ना। सो वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए उनको लगाया जाता है। एंड इलेक्शन कमीशन का उस कर्मचारियों पे उस समय पूरा कंट्रोल होता है टिल द टाइम इलेक्शन इज गोइंग ऑन। सो द इलेक्शन कमीशन अगर चाहेगा तो ऐसे सारे अधिकारियों की वो ट्रांसफ़र कर सकता है, या किसी की ट्रांसफ़र है तो उसके ट्रांसफ़र को स्टॉप कर सकता है, रोक लगा सकता है। एंड इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम फॉर फेलिंग टू एक्ट इन ए नॉन पार्टीशन मैनर। और अगर ऐसा व्यक्ति जो चुनाव की प्रक्रिया में शामिल है ना, वो इलेक्शन कमीशन के तरफ से चुनाव की प्रक्रिया करा रहा है, अगर वो अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम नहीं करता है, अगर फेल हो जाता है निष्पक्ष ढंग से काम करने में, तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। So over the years, the Election Commission of India has emerged as an independent authority which has asserted its power to ensure fairness in the election. तो समय के साथ देखा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में उभर कर आया है ना, और इसने अपने पावर्स को असर्ट किया ताकि एक चुनाव एक अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसने एक स्वतंत्र के रूप में उभर कर आया और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित कराने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है डिटेल में। इट हैज़ इनेक्टेड इन एन इम्पार्शियल, ये एक निष्पक्ष और अनबायस्ड तरीके से, है ना, यह क्या निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से इसने काम किया है टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ इलेक्ट्रल प्रोसेस। तो जो इलेक्ट्रल प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए इसने निष्पक्ष और अनबायस्ड तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से काम किया। द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑल्सो शोज दैट
सो रिकलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड भी दिखाता है कि एवरी इंप्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन डज नॉट रिक्वायर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। तो उनके फंक्शनिंग में अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो ऐसा दिखा है कि कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव लाया जाए, कानूनी या संवैधानिक बदलाव लाया जाए, ऑप्शन इम्प्रूवमेंट है। इट इज़ वाइडली एग्रीड दैट इलेक्शन कमीशन इज़ मोर इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव नाउ दैन इट वाज 25 ईयर्स अगो। तो ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 25 वर्ष के मुकाबले आज का जो निर्वाचन आयोग है वो ज़्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। दिस इज़ नॉट बिकॉज independent and assertive. This is not because that powers and constitutional protection of election commissions have increased, है ना। ऐसा नहीं हुआ है कि इनके पावर जो शक्तियां हैं या इनके जो संवैधानिक संरक्षण है उसमें कोई बढ़ोतरी की गई हो, ऐसा नहीं है। द इलेक्शन कमीशन हैज स्टार्टेड यूजिंग मोर इफेक्टिवली द पावर्स इट ऑलवेज हैड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि जो संविधान में उनके जो निहित शक्तियाँ थी उसको वो शक्तियों को अब प्रभावशाली तरीके से यूज़ करने स्टार्ट कर दिया। Since 1951-52, 17 Lok Sabha elections have been held. Many more state assemblies elections and by-elections have been conducted by the Election Commission. The Election Commission has faced many difficult situations. So, चुनाव करा अभी तक बहुत सारे लोकसभा चुनाव और राज्यों के स्टेट असेंबली चुनाव हुए हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी हैंडल किया है। ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी इलेक्शन करवाया, लाइक इन्होंने चुनाव करवाया होल्डिंग इलेक्शंस इन मिलिटेंसी, है ना, जहाँ पे कश्मीर में जैसे जैसे आप जान रहे हैं कि हमारे कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है, वहाँ भी इन्होंने चुनाव की प्रक्रिया कराया, लाइक आसाम में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में। इट हैज़ ऑल्सो फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ हैविंग टू पोस्टपोन इलेक्शन प्रोसेस मिडवे इन 1991 व्हेन द एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग द कैंपेनिंग। तो 1991 में जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का हत्या कर दिया गया था, तो उस समय इसने बीच इलेक्शन में, मिडवे ऑफ द इलेक्शन में इसको इलेक्शन को पोस्टपोन भी करना पड़ा था। सो इन 2002 द इलेक्शन कमीशन फेस्ड अनदर क्रिटिकल सिचुएशन व्हेन द गुजरात असेंबली वाज डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन हैज़ टू बी कंडक्टेड। 2002 में गुजरात की असेंबली को भंग कर दिया गया था और चुनाव करवाना था, बट इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगा कि द अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस इन दैट स्टेट हैड मेड इट इम्पॉसिबल टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इमीडिएटली। तो आप लोगों को मालूम होगा कि 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम में काफ़ी बड़े स्केल में दंगे हो गए थे, और उन दंगे में जब इलेक्शन कमीशन को लगा कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता, तो उन्होंने चुनाव कराने की प्रक्रिया को डिले कर दिया, टाल दिया। द इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड टू पोस्टपोन इलेक्शंस ऑफ द स्टेट असेंबली बाई फ्यू मंथ्स। उसने इलेक्शन को फ्यू मंथ्स के लिए पोस्टपोन कर दिया। एंड सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो इस डिसीजन को वैध किया गया, फेल्ड दिस डिसीजन ऑफ द इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन को वैध घोषित किया।